Gave you my heart. नमस्कार। लर्न विद आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम संज्ञा के अंतर्गत कारक के बारे में अध्ययन करेंगे और कारक एक ऐसा प्रकरण है जहां से सभी प्रकार की परीक्षा में एक या दो प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। और कारक जब आप पद का परिचय करते हैं तो वहां पर भी कारक की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो कारक कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, अर्थात वाक्य में शब्दों या पदों को जो जोड़ने का कार्य करे उसे कारक कहते हैं। और कारक को कर्ता का दूसरा रूप भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो कारक होता है वो सदैव संज्ञा या सर्वनाम में होता है और संज्ञा या सर्वनाम जो है क्रिया को करते हैं, इस कारण से कर्ता होते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो कारक होता है वो कर्ता का दूसरा रूप होता है। और एक बार फिर इसको देखें कि वाक्य में जो शब्दों को या पदों को जोड़ने का कार्य करे वही कारक है। अब शब्दों और पदों को जोड़ने का कार्य करने वाले को हम लोग कारक कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसी धागे को जोड़ने के लिए हम लोग गांठ देते हैं, अर्थात धागे को गांठ से जोड़ते हैं। लकड़ी को आप कील की सहायता से जोड़ते हैं अथवा फेविकोल से जोड़ते हैं। उसी प्रकार से शब्द को जब हम जोड़ते हैं तो कारक की सहायता से हम शब्दों को जोड़ते हैं, अर्थात शब्द को कारक से जोड़ते हैं। जैसे राम, राम क्या है? एक शब्द है। अब शब्द क्या है? शब्द जो है वर्णों या आप कह सकते हैं अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे राम, राम में क्या है? अक्षरों का समूह है राम, रावण, बाण और मारा। ये सभी जितने आपको दिखाई दे रहे हैं सभी शब्द हैं। और जब किसी शब्द में कोई चिन्ह लग जाता है तो वो शब्द पद बन जाता है और हम लोग आगे जो है पद परिचय पढ़ते हैं तो इसी का पद परिचय करते हैं। अर्थात राम ने रावण को बाण से मारा। तो आपने देखा जो कारक हैं इन्हीं कारक की सहायता से इन शब्दों को या आप कह सकते हैं इन पदों को जोड़ा गया है। राम ने रावण को बाण से मारा, अब एक वाक्य बन गया है। अर्थात वाक्य में शब्दों या पदों को जोड़ने वाले को कारक कहते हैं। अब दूसरा देखें, उस लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई लड़ी का कुछ स्पष्ट अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन जैसे आपने उसके साथ ने को लगा दिया, अर्थात उसने लड़ाई लड़ी। अब क्या हुआ? इस वाक्य को जोड़ने का काम कारक ने किया और ये वाक्य जुड़कर बन गया कि उसने लड़ाई लड़ी। अर्थात उस जो है सर्वनाम है और सर्वनाम में कारक लग गया ने, तो हो गया उसने लड़ाई लड़ी। अब ये जो कारक चिन्ह है इसी कारक चिन्ह को हम लोग कहते हैं विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग कहते हैं। प्रसर्ग माने बाद में जो आवे, अर्थात जितने भी कारक चिन्ह हैं वो क्या होते हैं? अपने कारक के बाद आते हैं, केवल संबोधन में पहले आता है। तो अब कारक चिन्ह विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग कहते हैं। और ये जो होता है संज्ञा से अलग जुड़ता है, अर्थात संज्ञा के पीछे लगता है लेकिन सर्वनाम के साथ संयुक्त रूप से लगता है, अर्थात सर्वनाम में जुड़ जाता है। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम संज्ञा है, संज्ञा के पीछे लगा है। रावण संज्ञा है तो रावण के पीछे लगा है। बाण एक संज्ञा है, बाण के बाद में लगा है या पीछे लगा है। लेकिन आपने दूसरे वाक्य में देखा उस लड़ाई लड़ी, तो उसने, उसके साथ उस एक सर्वनाम है और सर्वनाम के साथ जब कोई कारक जुड़ता है तो उसके साथ संयुक्त हो जाता है, अर्थात उसी सर्वनाम में जुड़ जाता है। जैसे उसमें जुड़ करके हो गया उसने लड़ाई लड़ी। अब हम कारक की परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो कारक की परिभाषा जानने से पहले आप एक मोटी बात अपने दिमाग में बैठा लें कि जो कारक होता है सदैव संज्ञा या सर्वनाम में ही कारक होता है। और जब आप पद परिचय करेंगे तो संज्ञा या सर्वनाम में ही कारक का परिचय देते हैं। तो यहीं पर आप स्पष्ट कर लें कि कारक सदैव संज्ञा या सर्वनाम में होते हैं। और उसी के रूप में आपकी परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो, प्रदर्शित हो, उसे कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा का या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो कुछ संबंध है वही कारक है। और दूसरी परिभाषा आप इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से
अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध सूचित हो उसे या उस रूप को कारक कहते हैं। यानी कि मोटे रूप में आप कह दीजिए कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ उसका संबंध प्रकट हो उसे हम लोग कारक कहते हैं। अर्थात जब संज्ञा या सर्वनाम के आगे कोई चिन्ह लग जाए तो कारक कहलाता है। जैसे आपने एक शब्द देखा राम, राम के साथ ने जुड़ा तो राम ने अर्थात तो एक कारक हो गया, उसमें कर्ता कारक हो गया। तो कहने का आशय यह है कि जब संज्ञा या सर्वनाम के आगे कोई चिन्ह जैसे ने है, को है, के द्वारा है, के लिए है आदि कोई भी शब्द जोड़ा जाए, कोई भी चिन्ह जोड़ा जाए तो उसे हम लोग कारक कहते हैं। और कारक की कुछ शर्तें हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कारक की पहली शर्त है कि प्रत्येक कारक की अपनी कोई निश्चित विभक्ति होती है और इसी विभक्ति को हम लोग कहते हैं कारक चिन्ह अथवा विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग कहते हैं। दूसरी शर्त है कि यदि दो कारकों की विभक्ति समान हो, एक जैसी हो या एक ही हो तो वाक्य में उनका व्यवहार अलग अलग होता है। और तीसरी शर्त है कि एक वाक्य में कई कारक तो प्रयुक्त हो सकते हैं लेकिन एक स्थान पर कभी भी दो कारक नहीं होंगे। अर्थात कभी भी एक वाक्य में कई कारक तो आ सकते हैं लेकिन एक स्थान पर केवल एक ही कारक रहता है। अर्थात एक सीट पर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। अब कारक के भेद, कारक के भेद की चर्चा अगर की जाए तो मूल भाषा संस्कृत में जो कारक के भेद या प्रकार हैं वो 6 होते हैं। अर्थात संबंध कारक और संबोधन कारक संस्कृत में नहीं होते हैं, जबकि हिंदी में अगर कारकों की बात की जाए तो कुल 8 कारक हैं जो निम्न हैं। पहला कारक आपका है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक और छठा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। अब आगे देखिए, जितने भी कारक हैं उन सभी कारकों के पहचान के लिए एक चिन्ह होता है और उस चिन्ह को हम लोग कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह अथवा प्रसर्ग कहते हैं। और देखिए, कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्म कारक का चिन्ह है को, करण कारक का चिन्ह है से या के द्वारा, संप्रदान कारक का चिन्ह है के, लिए अथवा को और अपादान कारक का चिन्ह है से लेकिन अलग होने के अर्थ में, और संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री अथवा ना, ने, नी। और सतमा है अधिकरण कारक और अधिकरण का चिन्ह है में, पै, पर और संबोधन कारक का चिन्ह है हे, अरे, रे, है ना, का हो। यानी कि जिस शब्द से संबोधन किया जाए उसे हम लोग संबोधन कारक कहते हैं। अब कारक पहचान के लिए नियम। कारक पहचान का नियम नंबर 1, कारक पहचान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कारक चिन्ह जिसे हम विभक्ति या प्रसर्ग कहते हैं इसकी होती है। अर्थात जिस कारक का चिन्ह वही कारक होता है उस पद में। दूसरा है कर्ता से लेकर अधिकरण तक, अर्थात 1 से लेकर 7 तक जो विभक्ति होती है, जो चिन्ह होते हैं, जो प्रसर्ग होते हैं, वो सदैव कारक के बाद लिखे जाते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि इन विभक्ति से पहले इनका कारक होता है, लेकिन संबोधन में इसका अपवाद होता है। अर्थात चिन्ह या विभक्ति या प्रसर्ग पहले होता है और कारक उसका बाद में होता है। जैसे आप देख सकते हैं, राम ने धर्म के लिए बाण से रावण को मारा। अब राम ने में क्या देखा आपने कि राम करता है, क्योंकि ने चिन्ह के पहले राम है। दूसरा आपने देखा धर्म के लिए, तो अर्थात धर्म में, धर्म के लिए में आपने धर्म में संप्रदान देखा, संप्रदान कारक है। बाण से में कर्ण कारक है। रावण को मारा में आपने क्या देखा कि रावण में कर्म कारक है। लेकिन जब आप संबोधन में यह कारक उल्टा होता है, अर्थात चिन्ह पहले आता है और कारक बाद में आता है। जैसे हे राम आप महान हो, जैसे हे राम आप महान हो,
हे राम आप महान हो में क्या आपने देखा कि जो है ये संबोधन कारक का चिन्ह है या प्रसर्ग है अथवा विभक्ति है और राम संबोधन कारक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो संबोधन कारक में कारक चिन्ह पहले आता है और उसके बाद कारक आता है। अगर कारकों के क्रम की बात की जाए तो स्क्रीन पर आपको एक संख्या दिख रही है 8 1 7 6 5 4 3 2, अर्थात जो कारकों का क्रम होता है सबसे पहले होता है संबोधन कारक। अगर किसी वाक्य में सभी कारक आ जाएं और आपसे कहा जाए कि इसको व्यवस्थित क्रम में लिखिए, तो सबसे पहले आप संबोधन कारक को लिखेंगे, फिर कर्ता कारक, फिर अधिकरण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, करण कारक और सबसे अंत में आता है क्रम कारक। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, कारकों के क्रम को जो है इधर उधर कर देता है और कहता है इसको आप सुमेलित कीजिए। तो अगर आपको ये सूत्र पता होगा तो निश्चित रूप से आपसे कारक के बारे में कोई गलती नहीं होगी। आप उसके क्रम को 817 65,432 से आसानी से मिला सकते हैं, अर्थात इस संख्या से आप उसके क्रम को व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे मोहन घर से पढ़ने के लिए साइकिल से स्कूल जाता है, ये बिल्कुल सही क्रम है। सबसे पहले मोहन जो कर्ता कारक है, घर से अपादान कारक है, इसके बाद पढ़ने के लिए संप्रदान कारक है या चतुर्थी विभक्ति है, और साइकिल से कर्ण कारक है और स्कूल जाता है कर्म कारक है। अर्थात आप कह सकते हैं एक एक के बाद क्या आया, घर से पढ़ने के लिए अपादान 5 4 3 2। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कारकों का क्रम होता है 8 1 7 6 5 4 3 2। तो आज की क्लास में बस इतना, शेष इसका अगला भाग हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।